हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनाइट टाइम क्लासरूम। तो गैस आप सबों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। जान रहे हो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है। जिस तरह से आपके सर पे एग्ज़ाम है उसी तरह से इस बार कुछ ज़्यादा ही शादियाँ हो रही है, तो थोड़े से इन्वॉल्वमेंट के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया आपका। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो आज हम लोग का क्लास हो रहा है और आप लोग टेस्ट में जरूर शामिल हो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जल्दी से सभी को बुला लो आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वेदांग नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा वेदांग नहीं है। अब कौन सा वेदांग नहीं है ये आंसर करने के लिए आपको आना चाहिए वेदांग कितने हैं और कौन कौन इसमें वेदांग है। चलो सबसे पहले सही आंसर कर लो। सही आंसर क्या है? सही आंसर है श्लोक। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। और 6 वेदांग कौन कौन से हैं? छंद, व्याकरण, शिक्षा, 3 तो ये हो गया। इसके बाद कौन कौन सा है? इसके बाद है ज्योतिष। ठीक है, इसके बाद कल्प और एक है निरुक्त। ठीक है, ये टोटल हो गए 6 वेदांग। छंद, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त। ठीक है, आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा श्लोक। अगला क्वेश्चन है, एडी का अर्थ क्या होता है। अब 2 टर्म यूज किया जाता है, बीसी और एडी। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो एडी का मतलब क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म क्या है? एडी का फुल फॉर्म है एन्नो डोमिनी। कहाँ गया? एन्नो डोमिनी। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एन्नो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। ठीक है, यानी जब से जीसस का जन्म हुआ तब से हम लोग एडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एन्नो डोमिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीरिया नरेस एंटीयोकस का राजदूत था? सीरिया नरेस एंटीयोकस। सीरिया नरेस एंटीयोकस, इसका राजदूत इसमें से कौन था? कौन था? ये था डायमेकस। ठीक है, डायमेकस किसका राजदूत था? सीरिया नरेस एंटीयोकस का। और यह भारत में किसके समय में आया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में किसके समय में आया था ये? अगर किसी को पता है जल्दी से कमेंट में आंसर करो। भारत में किसके समय में आया था सीरिया नरेस एंटीयोकस का राजदूत? डायमेकस। तो ये डायमेकस जो है ये बिंदुसार के समय में भारत आया था। और किसका राजदूत? एंटीयोकस का था। और डायनोसियस दिख रहा है यहाँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है डायनोसियस और डायमेकस। ठीक है, डायनोसियस जो है यह टोलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का राजा था उसका ये क्या था? राजदूत था। ठीक है, किसका? तो टोलमी फिलाडेल्फस का। और ये किसके समय में आया था? ये आया था अशोक के समय में। ये 2 हैं जिसमें अक्सर आपको कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, और मेगास्त्रीस तो जान रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में हमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत इन चारों पुस्तकों में से किस में हमें मिलती है? तो ये है चचनामा। ठीक है, चचनामा में अरबों की सिंध विजय की चर्चा की गई है। ठीक है, और दिख रहा है यहाँ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा रचित एक संस्कृत व्याकरण है। रेहला दिख रहा है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना इब्न बतूता ने की थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत में आया था। ठीक है, यह अरबी भाषा में लिखा गया एक बुक है रेहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। रचयिता कौन हुए? इब्न बतूता। और किताब उल हिंद दिख रहा है, ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था जो गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, ये भी अरबी भाषा में ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको पता होना चाहिए कि वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो वृषल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया, लेकिन बताना यहाँ पे ये है कि किसने किया था। किसने किया था? तो ये विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग विशाख दत्त ने अपने पुस्तक मुद्रा राक्षस में किया था। ये पूछा जाए किस पुस्तक में, तो मुद्रा राक्षस में। ठीक है, अच्छा ये वृषल शब्द जो है इसका एक्चुअल अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। क्या होता है? निम्न कुल में उत्पन्न। तो छोटे कुल में जो उत्पन्न होता है उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था वृषल, और वो वृषल शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था।
अगला क्वेश्चन है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? यह है आर्यभट्ट। बहुत बार आपने पढ़ा होगा आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत, ये दो बुक है जिसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। और दोनों के लेखक कौन है? दोनों के लेखक हैं आर्यभट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजंता में कुल कितनी गुफाएं निर्मित थी? अजंता में कुल कितनी गुफाएं निर्मित थी? तो अजंता में टोटल 29 गुफाएं निर्मित थी। वर्तमान में केवल 6 बचे हैं। ठीक है। इसमें से 2 बहुत ही अहम है जो आपसे पूछा जाता है, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। तो गुफा नंबर 16 और 17 क्यों खास है? क्योंकि ये गुप्त काल में बना था, इसलिए आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा गुफा गुप्त कालीन है। तो गुप्त काल में 2 गुफा 16 और 17, टोटल गुफाएं 29 थी, लेकिन वर्तमान में केवल 6 हैं। अगला क्वेश्चन है वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसमें? तो इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था। अच्छा, वेनसांग से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सबसे पहले पूछा जाता है ये किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है। और इनके लिए क्या क्या उपनाम यूज किया जाता है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? वेनसांग को। नीति का पंडित किसको कहा जाता है? वेनसांग को। वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? वेनसांग को। ये 3 उपनाम है जो वेनसांग के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताओ। गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था वह 1027 में हुआ था। कब हुआ था? 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाट जानते हो, राजस्थान एरिया में निवास करने वाले जाति हैं। ठीक है। तो जाटों के विरुद्ध 1027 में इसका अंतिम अंतिम आक्रमण हुआ था। 1030 में तो वो मर ही गया। ठीक है। और इसने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। स्टार्ट जो हुआ था वह 1000, मैंने पहले बताया, या तो 1000 होगा या 1001 होगा, इस दोनों में से जो आंसर होगा आप करना। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे बहुत ही अहम दिख रहा है, वह है 1025। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि बहुत चर्चित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार समिति के संस्थापक, तो भारतीय सुधार समिति के संस्थापक थे दादा भाई नेहरू। ठीक है। इंग्लैंड में इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने यह कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कर्जन ने क्या कहा था? सारे जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सबने कुछ ना कुछ कहा होगा, अगर कहा है तो हम लोग देख लेते हैं। कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कहा था यह पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। डफरीन भी कुछ बोला था क्या? डफरीन बोला था यह केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करती है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरीन ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। क्या कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और अरविंद घोष का स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कांग्रेस जो है वह क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये सारे स्टेटमेंट हैं जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तूफानी हिंदू के उपनाम से किसको जाना जाता है? तूफानी हिंदू, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट होम रूल लीग को कब समाप्त करने की घोषणा की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी और 1917 में इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, 20 अगस्त 1917 को। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव वायरस तो था ही, ये लोग वायसराय लिनलिथ गो, ठीक है, वायसराय लिनलिथ गो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव
1940 में लाया गया था, 8 अगस्त को लाया गया था। इस कारण से ये बहुत ही चर्चित है, बहुत ही फेमस है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगस्त महोत्सव हिंदुओं की तरफ से लाया गया था, नहीं, ये हिंदुस्तानियों की तरफ से नहीं बल्कि अंग्रेजों की तरफ से लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन किया गया था? कौन सा समाचार पत्र है? मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार का जो प्रकाशन है वह किसने किया था? वह किया था राजा राम मोहन राय। दिख रहा है रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार के प्रकाशक कौन थे? किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, हिंदू पेट्रियट, हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष और बाद में जाके हरीश चंद्र मुखर्जी। इसलिए कई जगह आपको मिलेगा गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, दोनों याद रखना। शुरुआती में जो इसको स्टार्ट किया गया था वो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, और बाद में जब गिरीश चंद्र घोष हट गए तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसको संभाला था। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ, विद्याभूषण। ठीक है, तो ये सब नाम है जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट किस चीज का उदाहरण है? इथरनेट किस चीज का उदाहरण है? ये लैन का एक उदाहरण है। किसका? लैन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? वही तो मल, भारी धातुएं, रंजक बहिस्राव और विरंजक बहिस्राव। साफ साफ दिख रहा है वही तो जल जो नॉर्मल जो गंदगी है आपके घर से निकलता है, ये सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता किस में व्यक्त की जाती है? इसको ppm में किया जाता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? अंश प्रति मिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? यानी जो भी दिन है, कौन सा एक ऐसा है जो किसी के जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता है? बाल दिवस जानते हो, 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सही आंसर आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगा। 28 फरवरी, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पर यह दिन जो है यह किसी का जन्म दिवस नहीं है, बल्कि सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज इसी दिन की गई थी। इसी कारण से हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं, जिसके लिए 1930 में उनको नोबेल भी मिला था। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर। और किसका उस दिन जन्म दिवस है? शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से किस फिल्म की कहानी उसने और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने मिलकर लिखी थी? वर्गीस कुरियन के द्वारा मिलकर श्याम बेनेगल के द्वारा एक कहानी लिखा गया था और उस पर फिल्म भी बनाया गया था। वो कौन सा फिल्म था? वो था मंथन। ठीक है, इतिहास का बहुत अहम फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि मंथन एक ऐसा पहला मूवी हुआ जो क्राउड फंडेड मूवी था। क्राउड फंडिंग समझ रहे हो आप? लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उससे अगर कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ठीक है, लगभग 5 लाख किसानों ने इसमें 2-2 रुपए करके दिया था इस मूवी के लिए। तो पहला ये क्राउड फंडेड मूवी था। और जो वर्गीस कुरियन है, जिनको दूध के फील्ड में आप सभी जानते हो, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अभी अमूल कंपनी जो है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर ये फिल्म लिखा गया था। ये सारी चीजें हैं जो याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, आसान सा क्वेश्चन है, रैंड है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, किसी को पता है जल्दी से बताओ। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? सिर्फ यही नहीं, आपको यह भी याद रहना चाहिए कि कौन सी राजधानी कैसी राजधानी है। जो 3 राजधानियां हैं वो कैसी कैसी राजधानी है, चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया ये कैसी है? कार्यपालिका। फिर दूसरा है ब्लूमफॉन्टेन। ठीक है, तो ब्लूमफॉन्टेन कैसे है? ये न्यायिक। ठीक है, और चौथा है केप टाउन। केप टाउन कैसा है? विधायी है। ठीक है, तो प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन और केप टाउन। केप टाउन विधायी हो गया, ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक हो गया और प्रिटोरिया कार्यपालिका हो गया। ये 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की।
अगला क्वेश्चन है, कवियों के नामों और उनके द्वारा रामायण लिखने की भाषा की दो सूचियां दी गई है, आपको मिलान करना है। अच्छा, दो टेबल दिख रहा है, एक में कवि है और दूसरा रामायण की भाषा है, यानी इन सभी ने रामायण लिखा है, किस भाषा में, ये आपको मैच करना है। जल्दी से पढ़ो और आंसर करो। तो सबसे पहले दिख रहा है कंबन, फिर कृतिवास, फिर माधव कंदली, उसके बाद तुलसीदास। तो क्या होगा सही मैच? तो देखो एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले जो कंबन है, कंबन ने तमिल भाषा में लिखा था, तो आपका ए का 3 हो गया। ठीक है, तो यानी 2 ऑप्शन तो आपका निकल गया। उसके बाद कृतिवास दिख रहा है, माधव कांदी दिख रहा है, तुलसीदास दिख रहा है। तो तुलसीदास के बारे में जान रहे हो, तुलसीदास ने हिंदी में लिखा था। ठीक है, तो 2 तो आपका खत्म हो गया, यानी डी का 2 होना चाहिए, डी का 2 होना चाहिए। अच्छा, दोनों ऑप्शन जो बचा है उसमें डी में 2 ही है। चलो, अब है कृतिवास और माधव कांदली। तो माधव कांदली जो है उसने असमी भाषा में लिखा था। ठीक है, और कृतिवास जो है इसने बंगाली भाषा में लिखा था। तो आपका सही मैच हो जाएगा डी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, कंबन ने तमिल भाषा में, कृतिवास ने बंगाली में, और माधव कांदली ने असमी में, और तुलसीदास ने हिंदी में। तो ये है आपका सही मैच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों की संस्था का सदस्य नहीं है, यानी ओपेक। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है वो? इराक, ईरान, वेनेजुएला, ब्राजील। सही आंसर है ब्राजील। ब्राजील ओपेक का सदस्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ओपेक में टोटल 13 सदस्य हैं। जो भी पेट्रोलियम निर्यातक देश है उनका एक ग्रुप बनाया गया है, टोटल 13 सदस्य हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। पर यह याद रखना, ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना है ऑस्ट्रिया में, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है यह ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, स्थापना कहां हुई थी? बगदाद में। कहां हुई थी? बगदाद में। और स्थापना कितने मेंबर्स ने मिलकर किया था? 5 मेंबर्स ने, जो इनिशियल मेंबर्स थे उसने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वो 5 मेंबर्स का कम से कम नाम आपको पता होना चाहिए। ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है 3 हो गया, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये 5 सदस्य थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना बगदाद में की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, फिर से एक और टेबल आ गया आपका, जिसमें एक की क्या दिख रहा है? एक में दिख रहा है एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और हार्मोन्स, और दूसरे में दिख रहा है डर, गुस्सा, साथी, आकर्षित करना, महिलाएं और ग्लूकोज। अच्छा, आपको मैच करना है, हार्मोन्स है और उसका क्या असर है या कहाँ हो पाया जाता है, इससे रिलेटेड। चलो पढ़ो और मैच करो। चलो मैच करते हैं। तो सबसे पहले है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ये किस में पाया जाता है? तो एड्रेनलिन आपको पता है, यह गुस्सा, डर, इस तरह की चीज़ों के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है आपके शरीर में स्पॉन्टेनियसली, वो है एड्रेनलिन। फिर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आप सभी को पता होगा कि एस्ट्रोजन जो है यह महिलाओं का हार्मोन है। ठीक है, महिलाएं हार्मोन, एस्ट्रोजन हो गया। उसके बाद दिख रहा है इंसुलिन। इंसुलिन आप जानते हो ग्लूकोज से संबंधित है। और हार्मोन्स जो है वह साथी आकर्षित करने का एक हार्मोन है। ठीक है, तो अलग अलग आपका जो है हार्मोन्स का अलग अलग यूज हो गया। सही मैच देखो क्या होगा यहाँ पे? तो सही मैच मुझे दिख रहा है सी। ठीक है, सी पे आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो टर्म यूज किया जाता है वह किसके समतुल्य है? तो एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम के कार्बन के समतुल्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व है वो है सीजियम, जो सोलर तत्व में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन है, मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मीना माता व्याधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस 100% आएंगे और यहाँ पे आप गलती कर बैठते हो। ठीक है, 2-3 बीमारी है, जैसे मीना माता हो गया, इटाई इटाई हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। अक्सर इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और आपने कभी ना कभी तो इसको पढ़ा हुआ जरूर होता है, लेकिन एग्जाम में जाके आप गलती कर बैठते हो। चलो सबसे पहले सही आंसर करो, मीना माता किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम विषाक्तता के कारण मीना माता।
आर्सेनिक विषाक्तता, ये तो आसान है, आर्सेनिकोसिस इसी से इसका नाम भी है, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हो आर्सेनिकोसिस, ठीक है। सीसा विषाक्तता यानी लेड विषाक्तता, इससे जो बीमारी होता है वो है प्लम्बिज्म। क्या है? प्लम्बिज्म, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लम्बिज्म किसके विषाक्तता के कारण होता है, सीसा विषाक्तता यानी लेड पॉइजनिंग। उसके बाद दिख रहा है पारद विषाक्तता, इससे होता है इटाई इटाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटाई इटाई किससे होता है? तो ये मर्करी पॉइजनिंग से होता है। एक और है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट के कारण होता है। क्या नाइट्रेट के कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जितना मैंने बताया सबको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, पोखरण में किया गया था, बहुत ही फेमस है पोखरण विस्फोट, 1974 में ये था, और पोखरण राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषक के कारण होते हैं? अम्ल वर्षा, अच्छा अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, जल्दी बताओ। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है जैविक खाद के रूप में? तो एजोला जो है, जो दिख रहा है आपको, इसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भू रूपों का निर्माण किस भू आकृति एजेर से होता है? सिंपल सी बात है, जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वहां पे जो भी भू आकृतियां आपको दिखती है, ठीक है, उसका निर्माण कौन करता है? कौन करता है? तो नदी। उस क्षेत्र में यानी उस कटिबंधीय प्रदेशों में जो भू आकृतियां हैं उसका निर्माण नदी करती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून हवा किसका सबसे उत्तम उदाहरण है? मानसून हवा किसका उत्तम उदाहरण है? तो मौसमी हवाओं का उत्तम उदाहरण है मानसून। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा की चर्चा की गई है? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा का प्रयोग होता है, जनरली आप जानते हो इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? किस अनुच्छेद में? तो इसकी चर्चा की गई है 348 में। किसमें की गई है? 348 में। 368 में आप जानते हो संविधान संशोधन है, ठीक है। 248 में क्या है? 248 में अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार के पास होगी, ये कहा गया है 248 में। अवशिष्ट शक्तियां क्या होगी? आपको पता है कि 3 सूचियों में हम लोगों ने शक्तियों को विभाजित किया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब अगर ऐसा कोई भी टॉपिक बच गया जो किसी में भी इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो सारे शक्तियां किसके पास होंगे? केंद्र सरकार के पास। ऐसा कहा गया है 48 में, यानी 248 अनुच्छेद में। 351 आपको दिख रहा है, हिंदी भाषा का प्रचार, ठीक है, केंद्र सरकार का यह दायित्व होगा वह हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करे, ठीक है, ये सारे चीजें हैं। अगर राजभाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल पूछे तो वो 343। तो ये सारे अनुच्छेद हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? विश्व नहीं है, ये विश्व है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कोलोंजी, स्विट्जरलैंड में कोलोंजी, जो जेनेवा के पास है ये जगह है, और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या वृद्धि दर में निषेधक रहा? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ना, नहीं तो आप सबसे अधिक कहाँ पे रहा आप वो मार के निकल जाओगे। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर में निषेधक रहा यानी निगेटिव इसका आया, यानी ये बहुत ही जनसंख्या क्या बोल सकते हो, घटा है। ऐसा नहीं हुआ कि जनसंख्या बढ़ा, वहां का जनसंख्या घटा है। ऐसा कौन सा राज्य रहा? वो राज्य रहा नागालैंड, जहां पे जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन की वृद्धि है? पीत क्रांति यानी पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, इन सभी में से प्रत्यक्ष कर, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CNR रॉ की विशेषता है। CNR रॉ क्या थे? इनकी विशेषता क्या है? ये रसायन विज्ञान से संबंधित थे, ये रसायन वैज्ञानिक थे,
ठीक है। इनको सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के लिए इनको जाना जाता है और ये भारतीय थे, आप सभी जानते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है? अच्छा है, 4 गायक आपको दिख रहे हैं, इसमें से किसको भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है अब तक? कौन है वो? आशा भोसले, ठीक है। लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी और एम एस सुब्बालक्ष्मी, इन सभी को मिल चुका है, लेकिन आशा भोसले को भारत रत्न नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला अस्थायी उत्पाद क्या है? तो C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला अस्थायी उत्पाद है PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यौन संबंधी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है? कौन सा वो हार्मोन है? जो भी 4 हार्मोन्स हैं, अब सारे हार्मोन्स तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको आना चाहिए फॉर्म भी अगर आप आंसर करना चाहते हो तो। सबसे पहले सही आंसर बताओ, सही आंसर क्या है? सही आंसर है LH हार्मोन। वैसे जनरली इनको जो भी हार्मोन्स हैं इनको शॉर्ट फॉर्म के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है। इसको LH को LH हार्मोन या LH भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यौन संबंधी विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। और LH का फुल फॉर्म क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का उत्सर्जन अंग है। पौधों का उत्सर्जन अंग क्या है? अच्छा, यहाँ पे डी ऑप्शन का आ गया, नीचे आ गया है, चलो कोई नहीं। तो पौधों का उत्सर्जन अंग क्या है? गुर्दा है, ट्रेकिया है, फेरिंग्स है, या कोई विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होता? तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा डी, कोई विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होता है। पौधों का कोई खास उत्सर्जन अंग नहीं होता है। यह जितने भी आप देख रहे हो, चाहे वह छाल हो, फल हो, बीज हो, ठीक है, पत्ती हो, इन सभी से ये अपना जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको बाहर निकाल देती है। इसका कोई खास ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु का हेरिडिटरी पदार्थ है। विषाणुओं में हेरिडिटरी पदार्थ या तो RNA होगा या DNA होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ग्राम सभा में जो निगरानी समिति का गठन किया जाता है उसमें कौन होते हैं? कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ध्यान देना, ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया का अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें से क्या सही नहीं है इन चारों स्टेटमेंट्स में? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान करता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी से होता है, यह भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया चुनाव करेगा, उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया भी मतदाता होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल 10वीं, कहाँ गई 10वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची, ठीक है। दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची 1985, संशोधन कौन? 52वां। ये 2-3 चीजें जो हमेशा आपको एक साथ ही पढ़ना है। 52वां संविधान संशोधन, 1985, 10वीं अनुसूची, दल बदल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुसूची में यह कहा गया है कि धन विधेयक विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता है? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? धन विधेयक विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता है। जानते हो कि राज्यों में विधानसभा में और केंद्र में लोकसभा में लाया जाता है धन विधेयक। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 198 में। किसमें कहा गया है? 198 में कहा गया है कि धन विधेयक विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? 110 के तहत धन विधेयक लाया जाता है। और 108 में क्या है? 108 में आपका है संयुक्त अधिवेशन। 213 में क्या है? और जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा अध्यादेश जारी करने का उनका अधिकार, ठीक है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, 213 राज्यपाल का अध्यादेश
और 153 में क्या है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की चर्चा की गई है, यानी राज्यपाल का पद 52 राष्ट्रपति, 153 राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में लाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। जानते हो 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य लाया गया और 44वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को खत्म किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी की रचनाकार कौन है। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशेर क्या था, टकेशेर खाजा टकेशेर भाजा। ठीक है, तो अंधेर नगरी जो है उसके रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हो गया। बर्मा अलग हुआ था ब्रिटिश भारत से, आपको ये बताना है कब हुआ था, 1937 में। 1935 के एक्ट के तहत, कई जगह आपको कई बुक में 1935 मिलेगा, जो कि आंसर गलत हो जाएगा अगर 37 ऑप्शन में है तो। 1935 के एक्ट में ये कहा गया कि बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन हुआ कब, हुआ ये 1937 में। तो दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं कि किस एक्ट के तहत, 1935 के तहत, कब ये फिजिकली हुआ, 1937 में। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916। बिना वक्त गंवाए आंसर करो इसको। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, 1905 में इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत का अनुमानित रक्षा खर्चा है, तो रक्षा बजट जो है भारत का वो लगभग कितना है हमारे टोटल जीडीपी का। तो टोटल जीडीपी का लगभग 2.5% है हमारा रक्षा बजट। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। सिक्किम कितनवां राज्य बना, 22वां राज्य। किस वर्ष बना ये आपको बताना है, किस वर्ष बना था। तो ये बना था 1975 में। 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम से दो संविधान संशोधन संबंधित है, 35वां और 36वां। तो 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एसोसिएट स्टेट का दर्जा 35वां संविधान संशोधन, और 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, इसमें इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 22वां राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुए थे। तो आजादी के बाद ये पहला टाइम था जब 1950 में भारत और नेपाल के बीच में मित्रता पर एक संधि पत्र को साइन किया गया था। ठीक है, और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां निम्न में से किसके पास रही। 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी, किसके पास, तो ये गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। पैन जो कार्ड है आपका, उसका फुल फॉर्म क्या होता है पैन का। तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पैन कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं पैन कार्ड में। ठीक है, अच्छा इसमें ये अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होता है, ये भी आपको पता है। अगर पूछा जाए कि कैसी डिजिट्स का या कैसे नंबर्स का या लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ना तो सिर्फ नंबर्स होता है ना सिर्फ लेटर्स होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न पे आधारित है, जिसमें से पहला 5 जो है वह अल्फाबेट होता है, उसके बाद 4 जो है वह नंबर्स होता है, और लास्ट वाला फिर से अल्फाबेट होता है। ठीक है, तो क्या अब मैंने बताया पहला 5 जो फर्स्ट 5 उसके लेटर्स हैं वो सभी अल्फाबेट होते हैं, और उसके बाद 4 संख्या नंबर्स होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट एक संख्या ये भी एक अल्फाबेट होता है। तो ये हो गया टोटल 10। अगला क्वेश्चन है सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि। अच्छा, जो सूर्य प्रकाश है इसमें अगर आप आते हो तो जो सन रेज है वो आपके बॉडी पर पड़ता है और आप ठीक हो जाते हो। कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत सुस्ती है या कुछ भी है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि पैराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है, ठीक है, और आपके अंदर एनर्जी आने का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? इकोलॉजी जानते हो, जीव और वातावरण के बीच का संबंध दर्शाता है इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया इनमें से किससे होता है? फाइलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है, ठीक है। और फाइलेरिया, अच्छा नहीं, सॉरी, किससे होता है? फैलता है ये नहीं पूछा है, किससे होता है? ये कृमि से होता है, ठीक है, कृमि से होता है। और ब्रैंकोफाइटी ऐसा शायद इस कृमि का नाम है जिससे फाइलेरिया होता है। अगर ये पूछा जाता कि किससे फैलता है तो होता आंसर मच्छर, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर ये फाइलेरिया को फैलाता है। अगला क्वेश्चन है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग में लाया जाता है। गहरा जामुनी रंग है इसका, यह है पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा वो गैस है? वो गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से मिलान कीजिए। अच्छा, एक तरफ दिख रहा है बीमारी, दूसरा तरफ दिख रहा है उसके लिए जांच, चलो मैच करो। तो क्या होगा? विडाल टेस्ट आप जान रहे हो, विडाल टेस्ट है टाइफाइड, ठीक है। डिक टेस्ट मैंने पढ़ा रखा है, डिक टेस्ट जो है ये स्कारलेट फीवर है। उसके बाद दिख रहा है टोनिकेट टेस्ट, आर ए फैक्टर और एलिसा टेस्ट। तो सबसे पहले जो आपने मैच किया उससे देख लो एक बार ऑप्शंस। तो ऑप्शंस यहाँ पे एक ही दिख रहा है मुझे, 3 और 5 का, ये आपका ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सही हो गया। चलो देखते हैं आगे। टोनिकेट टेस्ट ये गठिया का है, सॉरी डेंगू का है, ठीक है। टोनिकेट टेस्ट जो है ये डेंगू का है। आर ए फैक्टर ये गठिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे भी ए ही आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? ठीक है, 7 सिस्टर्स जो जानते हो आप, उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट जो भी राज्य है उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। उसका भाग कौन नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? यह है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो कौन कौन है 7 सिस्टर्स? इसमें आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आ गया असम, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। उसके बाद नागालैंड और हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, एक और कौन बच गया? त्रिपुरा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको कहते हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के काल में। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर। अगला क्वेश्चन है कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथक, तो ये उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन है, इसकी राजधानी है बर्न। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था इसका प्रथम सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का समाधि स्थल है अभय घाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमजद अली खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? अमजद अली खां, इसका संबंध है सरोद से। अगला क्वेश्चन है विश्व की न्यूनतम जनसंख्या वाला देश। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जो देश सबसे छोटा है वो है वेटिकन सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हिमालय का पूर्वी विस्तार आराकान योमा, ठीक है। आराकान योमा ये हिमालय का पूर्वी विस्तार है। आपको ये बताना है यह कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए किसने किया था? किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने इसका प्रयोग किया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस तीव्रतम सुपर कंप्यूटर का परीक्षण किया गया है? तो भारत का जो अभी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है परम सिद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? कौन थी वो थी लोपामुद्रा, बहुत ही फेमस थी इतिहास में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और क्षुद्र कौन सी भाषा बोलते थे? स्त्री और क्षुद्र नहीं, शूद्र, ठीक है। स्त्री और शूद्र का दर्जा जो भी प्राचीन संस्कृति में जो भी हमें ग्रंथ मिले हैं, ठीक है, तो प्राचीन संस्कृतियों में स्त्री और शूद्र का पोजीशन जो है वो लगभग एक समान माना जाता था। तो यहाँ पे गुप्त काल का बात किया जा रहा है। गुप्त काल में जो भी संस्कृत नाटक लिखे गए हैं, ठीक है, उसमें स्त्री और शूद्र को कौन सा भाषा बुलवाया गया था? कौन सा भाषा? वो है प्राकृत भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है? तो सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021, इसका खिताब मार्क सेल्वी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? मार्क सेल्वी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी थिसारा पेरेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपको ये बताना है ये कहाँ के खिलाड़ी है। कहाँ के खिलाड़ी है? ये श्रीलंका के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मातृ दिवस मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021, इसका खिताब नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? नाओमी ओसाका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, वो था वो मैन और ये है मैन, तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसने जीता है? ये खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? शकुंतला हरक सिंह ने ये पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है? डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है असम। अगला क्वेश्चन है, किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स 2021, इसका खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता था, ठीक है, लेकिन 2022 का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनेगी? ये भारतीय है। तो आप सभी कमेंट में मुझे बताओ वो भारतीय कौन है जिसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। और 2021 में अभी इस साल के लिए जो थी वो एंड्रिया मेजा थी, अब नहीं है। तो आपके एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड्रिया मेजा के बारे में पूछा सकता है और जो अभी चुनी गई है हाल ही एक या दो दिन में, कल या परसों वो चुनी गई है, ठीक है। तो आप सभी को कमेंट में नाम बताना है वो कौन है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, महिला, ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अभी हाल ही में कौन बने हैं? कौन बने हैं? रमेश पोवार, ठीक है। राहुल द्रविड़ मत कर देना, जो कि किसके बने हैं? पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो बुक शीर्षक जंगल नामा के लेखक कौन है? जंगल नामा ये एक ऑडियो बुक है और इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी की है? पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021, इसकी मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी की गई है ओडिशा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है? बीआरओ की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी ये बनी है वैशाली हिवासे। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं?
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ये है M.K. स्टालिन। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन है? कौन है? यह है अरुण कुमार मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? गवर्नर का चर्चा नहीं किया गया है, डिप्टी गवर्नर का चर्चा किया गया है। कौन बने हैं डिप्टी गवर्नर? कौन बने हैं डिप्टी गवर्नर? तो ये बने हैं T रविशंकरन। किसके जगह पे? BP कानूनगो की जगह पे। अगला क्वेश्चन है, हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? ये असम के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो एम रंगास्वामी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। और ये कितनवीं बार था उनका लगातार? तो ये इनका चौथी बार था। ठीक है, चौथी बार ये जो पुदुचेरी है उसके मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ओके गाइस, यहाँ पे आज हमारा 100 क्वेश्चंस पूरा होता है। आई होप कि आज के सेट में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने कुछ जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी आपका हुआ होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।